अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज एडवोकेट सालार जावेद खान दौलत जी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज इन लॉ। आज हम कुछ बात करेंगे बेल के हवाले से। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा जी आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन बेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर हमें दें। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा ये टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाने का मेन मकसद वकला हज़रात के लिए नहीं होता, क्योंकि वकला हज़रात के पास तो ऑलरेडी बहुत नॉलेज होती है। मेरा मकसद है आम आवाम की अवेयरनेस, जिनको इन मामलात का नहीं पता और ज़्यादा लॉ की लैंग्वेज भी नहीं, आसान ज़बान में, ताकि उनको इन मामलात की क्लियरेंस हो जाए। लिहाजा बात करते हैं बेल के ऊपर कि बेल होती है। कोई भी शख्स जब पुलिस की हिरासत में जाता है वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं हो जाता। पुलिस का किसी शख्स को पकड़ के थाने में लेके जाना उसको मुजरिम नहीं बना देता जब तक उसके ऊपर अदालत की तरफ से फर्द जुर्म आयद नहीं होती, तो वो मुल्जिम होता है। जब अदालत फर्द जुर्म आयद कर देती है, अदालत के ऑर्डर्स आते हैं, उसमें डिक्लेयर होता है उसके ऊपर जुर्म, तब वो मुजरिम की कैटेगरी में आता है। तो पहली बात ये है कि वो शख्स तब तक मुजरिम नहीं बनता जब तक उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होती, और जब तक अदालत के ऑर्डर्स में उसको डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता कि ये मुजरिम है। सेकेंडली, ऑफेंसेस होते किस टाइप के हैं? एक तो जनाब बेल होती है बेलेबल ऑफेंस की, एक होती है नॉन बेलेबल। जो बेलेबल ऑफेंस की बेल है उसके ऊपर कानून के अंदर है कि लाजमी बेल मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर बेल नहीं मिलनी, बिल्कुल बेल मिलनी है, लेकिन हालात वाक़यात देखे जाते हैं कि क्या वक़ूआ हुआ, किस तरह का वक़ूआ हुआ, क्या ऑफेंसेस उसके ऊपर लगे, जजेस की जुरिस्डिक्शंस क्या बनती हैं उसके ऊपर, जज की जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। मामलात जिस तरह के हैं, क्या ऑफेंसेस लगे हुए हैं, उन चीज़ों को देख के उसके ऊपर बेल बनती है या नहीं बनती। सेकेंडली, बेल्स की कौन सी किस्में हैं? एक तो जनाब आती हैं प्री अरेस्ट बेल्स, दूसरी आती हैं पोस्ट अरेस्ट बेल्स, जो कि मेनली बेल्स हैं। तो प्री अरेस्ट जो है उसको मेनली 498 का सेक्शन डील करता है, और जो पोस्ट अरेस्ट है उसको 497 का सेक्शन डील करता है। प्री अरेस्ट बेल बेसिकली क्या होती है? प्री अरेस्ट बेल के अंदर ये होता है जनाब कि एक FIR कट गई, मिसाल के तौर पे चोरी की FIR कट गई, जिसके घर चोरी हुई होती है। अब उस बंदे को एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरी चोरी किसने की है, वो मुजरिम तक नहीं पहुंचा, लेकिन एक अंदाजे पे कह देता है कि जी मुझे शक है, ये 4 बंदे हैं, मेरे हमसाए हैं या फलाने, जो भी जिसके ऊपर उसको शक होता है उनका नाम दे देता है मुजरिम की लिस्ट में। आपको पता लग जाता है कि आपने चोरी नहीं की, लेट्स सपोज आपको पता लगता है कि यार उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का, और पुलिस कभी भी आके मुझे उठा सकती है। ऐसे केस के अंदर आपको प्री अरेस्ट बेल करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शरीफ इंसान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि पुलिस के डाले उसके घर आएँ, उसको उठा के ले जाएँ, उसकी माशरे के अंदर बेइज्जती हो। इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है प्री अरेस्ट बेल का। आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, अपनी प्री अरेस्ट बेल दायर करते हैं, और उसमें हम ये चीज़ कहते हैं कि जब कभी भी हमारी अदालत को ज़रूरत पड़ेगी या थाने में हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हम तफ्तीश में शामिल होने के लिए लाजमी जाएंगे। तो ये हमारी एक तरह की गारंटी होती है, और आपको उस मौके पे जाना भी पड़ता है। और इसके मुकाबले में पोस्ट अरेस्ट बेल में ये होता है कि जनाब FIR हो जाती है, और FIR होने से पहले ही बंदे को उठा लिया जाता है। अमूमन जहाँ आपके ऑफेंस हैं कॉग्निजेबल, तो वहाँ तो आपको जनाब पुलिस जो है लाजमी FIR करती है, और जहाँ FIR कर दी जाए तो पुलिस उस बंदे को उठा के भी जाती है। और जब आपके ऊपर पर्चा हो गया, बंदे को उठा के लिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो उसका मतलब है कि जी बंदा जो है वो पुलिस की गिरफ्तारी में है, उसके ऊपर बनती है पोस्ट अरेस्ट बेल। उसके अंदर 24 घंटे के अंदर मुजरिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम होता है। जब बंदे को सामने मजिस्ट्रेट के पेश कर दिया जाएगा, रिमांड का टाइम होता है 15 दिन का, लेकिन कभी भी अदालत 15 दिन इकट्ठे रिमांड नहीं देती। ये चीज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताई है। 2 दिन 4 दिन का टाइम लिया जाता है पुलिस की तरफ से। मजिस्ट्रेट इजाज़त देता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मज़ीद तफ्तीश के अंदर कुछ चीज़ शामिल हो सकती है, निकल सकती है, तो मजिस्ट्रेट दोबारा भी रिमांड की इजाज़त दे सकता है। ये प्रोसेस 15 दिन तक रह सकता है। जब उस बंदे को जुडिशियल कर दिया जाएगा, जुडिशियल करने के बाद फिर आपके पास प्रॉपर रेमेडी होती है कि आप जाके अदालत से उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल दरख्वास्त दे सकते हैं और उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल करा सकते हैं। इस तरह के मामले में जो इंसान जेल में गया था जुडिशियल कराने के बाद, उसको ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन ज़मानत पर रिहा करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने उसको जुर्म से क्लियर करा दिया और जुर्म उसके सर से हट गया, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आर्जी तौर पर रिलीफ मिलता है कि अदालत उसको रिलीफ देती है कि आप
کو ابھی تک مجرم ڈکلیئر نہیں کیا گیا، لہٰذا جو ہے ایک عارضی ریلیف ہے، ٹرائلز کے اندر آپ کو لازمی پیش ہونا ہے، اور ٹرائلز کے بعد ہی جا کے عدالت فیصلہ کرے گی کہ آپ مجرم ہو کہ نہیں، آپ کے اوپر سزا بنتی ہے کہ نہیں۔ لیکن جتنی ضرورت جوڈیشل کے بعد اس بندے کی جیل میں تھی، انویسٹیگیشن کی صورت میں وہ ہو گئی ہے، لہٰذا اس بندے کو جیل میں نہ رکھا جائے اور ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ تو ہم نے پری اریسٹ بیل بھی ڈسکس کر لی، پوسٹ اریسٹ بیل بھی ڈسکس کر لی، لہٰذا اس کے بعد ایک اور بیل بھی ہوتی ہے، سسپینشن آف بیل۔ سسپینشن آف بیل میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی شخص بھی اگر کسی جرم میں چلا گیا جیل، وہ سسپینشن آف سینٹینس دائر کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر جرم لگ جاتا ہے، جرم لگنے کے بعد آپ کو اس جرم کی سزا بھی ڈکلیئر ہوتی ہے عدالت کی طرف سے، تو اس کی سزا ملنے کے بعد آپ سسپینشن دائر کرتے ہیں، اور اگر آپ کی سسپینشن جو ہے وہ عدالت ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو آپ کی جیل میں جانے کے بعد بھی رہائی ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید معلومات، مزید نالج کے لیے ہم مزید اپنی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔